चलो डिमांड हो गया था, पढ़ के आया है डिमांड ना सब? देखो वो हम कहे थे डिमांड पढ़ के आना, नहीं पढ़ोगे तो सप्लाई में दिक्कत होगा। तो डिमांड में अब हम उतना एफर्ट्स नहीं लगाएंगे अगर कहीं पे डाउट हुआ तो। चलो डिमांड का मतलब राजनंदनी डेफिनेशन बताओ जल्दी जल्दी। हाँ पलटो, बोल छोटू, फिर से बोल। विलिंग टू बाई, ठीक। डिमांड कंज्यूमर से रिलेट करते हैं हम लोग, सप्लाई किससे रिलेट करेंगे अब? बायर्स नहीं, सेलर, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सप्लाई तो कंज्यूमर करते नहीं है, सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। चलो डिमांड का डेफिनेशन था कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी जो आप डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे परचेज करते हो, खरीदते हो। सप्लाई का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी दैट द सेलर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब अलग अलग प्राइस पे कितना यूनिट सेलर बेच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। अभी डायग्राम देख के कुछ याद आया? डिमांड में घटता था ना, प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांड घटता था। मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का बात कर रहे हैं। अब आ जाओ सप्लाई। देखो सप्लाई में जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है। मतलब देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक। अच्छा पूछो कोई कि सप्लाई काहे बढ़ रहा है प्राइस बढ़ने के साथ? सप्लाई डिमांड कैसे होता है? एज अ बायर अगर आप लोग कंज्यूमर हो तो आप लोग यही चाहोगे ना कि जितना हो सके उतना सस्ता दाम पे हमको कोई भी सामान मिल जाए। मतलब जैसे जैसे प्राइस घटता है तो आप लोग डिमांड बढ़ाते हो एज अ कंज्यूमर। लेकिन अगर हम सेलर हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि अगर मार्केट में मेरा सामान का दाम महंगा होगा तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर आपका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो 5 रुपये में सामान बेचोगे तो प्रॉफिट कमा लोगे अच्छा खासा? नहीं। तो सेल कब करोगे अपना सामान मार्केट में? जब प्राइस ज़्यादा हो। इसीलिए जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होता है। ठीक। अभी इतना जानो, एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे कंज्यूमर का डिमांड और प्रोड्यूसर का सप्लाई इक्वल होता है, वो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी इतना जानो, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना जानो कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है उसका सप्लाई हाँ इंक्रीज होता है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता। तो एक नीचे में जा रहा है, एक ऊपर में जा रहा है, कहीं ना कहीं तो दोनों इक्वल होगा ना, वो हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। सप्लाई और डिमांड के बीच में नहीं, प्राइस से रिलेट करते हो। सप्लाई डिमांड तो अलग अलग वेरिएबल है ना। जैसे कि प्राइस और सप्लाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्राइस से सप्लाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्राइस ऑफ डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए वो दोनों भी इससे तो डिमांड और सप्लाई का भी तो रिलेशन निकाल सकते हैं। डिमांड हमेशा नीचे ही जाता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। डिमांड कभी तुम्हारा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स होता है रिलेशनशिप। ठीक। अब ये नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं तो मैच होगा एक पॉइंट पे। बस वो अगला चैप्टर में पढ़ेगा। तू पढ़ लिया है ना? हाँ स्टॉक नहीं, अभी बुद्धि नहीं लगाओ। उस चैप्टर में हम आएंगे तो 22 को डायग्राम बनवाएंगे गिन के 22 से 23 अगला चैप्टर में। बस अभी इतना समझना। लिखो डेफिनेशन लिखो पहले, थ्योरी ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखना, इट रेफर्स टू the different possible quantity. It refers to the different possible quantity. It refers to the different possible quantity that the seller is ready to sell. It refers to the different possible quantity that the seller is ready to sell. That the seller is ready to sell at different possible prices. At different possible prices. It refers to the different possible quantity
that the seller is ready to sell at different possible prices. अलग अलग प्राइस पे कितना यूनिट सेलर मार्केट में बेच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। ठीक, अब आ जाओ लिखो क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई लिखिए, अगला हेडिंग। चल छोटू बताओ क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या था? सर क्वांटिटी डिमांड तक सर आप जितना डिमांड कर रहे हो सर जिस क्वांटिटी में आपको मिल सकता है सर उसके बीच जिस प्राइस पे, जिस price पर स्पेसिफिक प्राइस पे। और सर उसके लिए आप ग्राफ बनाए थे बिगर देन वो नहीं, वो इलास्टिसिटी था, तुम बहुत आगे चल गया। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड और सर फिर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांड। चलो लिखो क्वांटिटी सप्लाई में लिखो इट refers to the specific quantity खाली हमसे मत पूछिए। a specific quantity that the seller is ready to sell. It refers to the specific quantity that the seller is ready to sell at a specific price. It refers to the specific quantity that the seller is ready to sell at a specific price. अब देखो अगर हम पूछे छोड़िए कि 20 रुपया पे कितना यूनिट मार्केट में सेल हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे? 50 यूनिट। मतलब ये क्या हो गया? क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि हम आपसे स्पेसिफिक प्राइस पे पूछें। लेकिन हम जब आपसे अलग अलग प्राइस पे पूछेंगे कि कितना यूनिट मार्केट में सेल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। मतलब सम ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी, सम ऑफ स्पेसिफिक सप्लाई इज इक्वल्स टू सप्लाई। स्पेसिफिक सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाई। सारे क्वांटिटी सप्लाई को जब ऐड कर दोगे तो सप्लाई निकल जाएगा, और अलग अलग स्पेसिफिक प्राइस पे बात करोगे तो क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, चलो अब एक सवाल तुम लोग से। एक होता है सप्लाई और एक होता है स्टॉक, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है? स्टॉक और सप्लाई के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? स्टॉक्स वो गुड्स होता है जो कि हम लोग सर अपना खरीदते हैं या फिर हम लोग बेचने के पर्पस के लिए यूज करते हैं। और सप्लाई? सर स्टॉक्स में तो रखने वाला भी आ गया ना, खरीदने वाला, पर सप्लाई में तो खरीदने वाला नहीं है, सप्लाई में तो सिर्फ बेचने वाला है। और कोई? हाँ पढ़ ला कुणाल, पहले पढ़ ला किताब में, ओकर बाद बोली है इनमें। स्टॉक क्या है? स्टॉक कर लिया किसी चीज का वेस्ट एज अ हाउस होल्ड या फिर एज अ प्रोड्यूसर्स? एज अ प्रोड्यूसर्स, एज अ हाउस होल्ड। सर स्टॉक तो कोई बिजनेस में ही होता है। हाँ तो वही तो हमें बोल रहे हैं, स्टॉक का मतलब स्टॉक का मतलब होता है कि टोटल यूनिट्स कितना प्रोड्यूसर्स अपने पास रखा है। मतलब मान लो मेरा बिजनेस है फ़ोन का, ठीक, हम फ़ोन 100 यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस किए। कितना यूनिट्स फ़ोन बनाए हम? 100 यूनिट्स। अब वो 100 यूनिट्स हम गोडाउन में रखे हुए हैं, तो वो क्या है? सप्लाई या स्टॉक? स्टॉक। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास उतना क्वांटिटी है। अब उस 100 यूनिट्स में से हम 20 यूनिट निकालें और 20 यूनिट मार्केट में बेच दिए, तो सप्लाई कितना यूनिट हुआ? 20। मतलब मार्केट में जितना यूनिट बिकता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई, और जितना यूनिट प्रोड्यूसर्स अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं सर ये तो हम बोले कि स्टॉक। तो हम कहाँ बोले कि तुम गलत बोला है भाई? अरे आप उस समय कुछ बोले ना, हमको लगा। नहीं, समझ में आया? जितना यूनिट्स प्रोड्यूसर्स अपने पास रखता है वो क्या हो गया आपका? स्टॉक। अब जो स्टॉक में से निकाल के आप मार्केट में बेच देते हो, जितना यूनिट्स आप मार्केट में बेचते हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक, चलो डेफिनेशन लिख लिया। अब ये टेबल बना लो। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा सप्लाई। फटाफट ये बना लेना और उसके बाद डायग्राम बना लेना, जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। हाँ चलो बना लिए, डेफिनेशन डन, टेबल बना लिए, उसके बाद डायग्राम बनवा दिए, पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप ये बता दिए। अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कि क्या क्या फैक्टर्स है जो आपका सप्लाई को अफेक्ट करता है।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई लिखो। देख छोटू, तुम्हारा सवाल, प्राइस लेते हैं इधर, क्वांटिटी लेते हैं इधर। चलो, डिमांड कब ऐसा होता है, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, और प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, मतलब सप्लाई ऐसा होगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना डिमांड और सप्लाई, यही होता है मार्केट प्राइस। अगला चैप्टर में यही पढ़ाएंगे, मार्केट प्राइस। सारा चीज़ का सॉल्यूशन एक के बाद खोजोगे तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे जैसे आगे जाओगे सॉल्यूशन अपने आप मिलते जाएगा। इसलिए तो हम चैप्टर बीच बीच में छोड़ के पढ़ाएं, नहीं तो पता चलता कि डिमांड के बाद इलास्टिसिटी और उसके बाद प्रोडक्शन पढ़ाते तो सप्लाई आते आते मैं डिमांड भुला गया दिमाग से। इसलिए डिमांड के बाद जस्ट सप्लाई, सप्लाई के बाद मार्केट पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी लिखो, समझाते हैं एक एक करके। फिर इसमें तो कुछ डिमांड वाला एलिमेंट है। कौन है, बस पी एक्स और पी आर है बस, और कुछ नहीं है। टी भी तो उसमें टी का मतलब था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। लिख लिए? चलो पहला लिखो पी एक्स, पहला लिखिए पी एक्स। अरे कृतिका ये वाला डायग्राम तुम कहे बना ली, तो अगला चैप्टर में पढ़ने वाले, तो हम समझाने के लिए बताए थे। लिखिएगा पी एक्स। पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। लिखो पहले इसमें, उसके बाद बताते हैं। लिखो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, other thing remaining constant, other thing remaining constant, other thing remaining constant with an increase in price, with an increase in price, other thing remaining constant with an increase in price, quantity supply increases, with an increase in price, quantity supply increases, एंड वाइस वर्सा। एग्जाम में वाइस वर्सा लिखे मत आइएगा। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट विथ एन इंक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा आपका क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक, सेकंड लिखो। पी आर को अभी रह दो, पी आर आपको हम लास्ट में बताएंगे। ठीक, इसको अभी छोड़ो। एन एफ लिखो, एन एफ लिखो। हाँ तो कुछ लिखा ली वहाँ, एन एफ नहीं है। एन एफ का मतलब होता है नंबर ऑफ फॉर्म्स। एन एफ का मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स। एन एफ का मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स। चलो एन एफ पे आने से पहले अब हमको बात बताओ। एक है सर आपके पास फॉर्म और एक है आपके पास इंडस्ट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है, या डिफरेंस है भी कि नहीं है? फॉर्म्स और इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? होता है तो क्या, नहीं होता है तो क्या का बात है? सर फॉर्म जो होता है सर, जैसे कि इंडस्ट्री है, मान ली कि सीमेंट इंडस्ट्री है, अब उसके अंदर ढेर सारा फर्म ऑपरेट करेगा सर, जो कि अलग अलग इंडिविजुअल का। और कोई? फॉर्म्स और इंडस्ट्री का मतलब? कुणाल? इंडस्ट्री का मतलब होता है सर आपका ग्रुप ऑफ फॉर्म्स, और फॉर्म्स का मतलब होता है सिंगल प्रोडक्शन यूनिट। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का बात किया, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे स्मॉल फॉर्म्स मिल के एक इंडस्ट्री बनाते हैं। हाँ, तो अंबुजा हो गया, डालिमा हो गया, कौन है भाई? बांगड़। अरे चलाने का बात छोड़ो ना, कोई वो चलाए। बांगड़। हाँ बांगर, जो भी।
तो फर्म का मतलब सिंगल प्रोडक्शन यूनिट और इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी इंडस्ट्री पे डील नहीं करता है, क्योंकि हम बताए थे स्टार्टिंग में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा सिंगल, हाँ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल फर्म का बात करता है। चलो, नंबर ऑफ फर्म्स, एनएफ का मतलब नंबर ऑफ फर्म्स। तो एक बात बताओ, मार्केट में सप्लाई कब इंक्रीज होगा, जब फर्म ज़्यादा होगा या जब फर्म कम होगा? चलो चलो लिखो, गुड, लिखो, विथ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म, लिखो, विथ एन increase in number of firm, with an increase in number of firm, market supply will increase. With an increase in number of firms, market supply will increase, and vice versa. With an increase in number of firms, market supply will increase, and vice versa. हो गया? चलो, उसके बाद लिखो जी। जी का मतलब होता है गोल ऑफ द फर्म, गोल, GOL। जी का मतलब गोल ऑफ द फर्म, जी का मतलब गोल ऑफ द फर्म, लिख। अब देखो, मान लो तुम्हारा फर्म है, ठीक, तुम्हारा दो गोल है। एक गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और एक तुम्हारा मोटिव है सेल्स मैक्सिमाइज करना, ठीक। एक है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और एक है आपका मोटिव सेल्स मैक्सिमाइज करना। तो एक बात बताओ, जब आपका प्राइस ज़्यादा होगा तो आपका सेल्स मैक्सिमाइज होगा या फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? चलो, सेल्स मैक्सिमाइज कब होगा? और भी लोग हैं। सेल्स मैक्सिमाइज तब होगा जब थोड़ा सा प्राइस कम हो। कंज्यूमर तब है ना जो बाई करेगा, ठीक। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब प्राइस ज़्यादा होगा, और सेल्स मैक्सिमाइज तब होगा जब लिटिल प्राइस कम भी हो, तब भी सेल्स मैक्सिमाइज। फर्म, अगर फर्म का मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा सामान यूनिट बेचना, तो कम दाम पे भी फर्म बेच देगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुनो, इसका बता रहे हैं हम। नहीं सुनो, हम वही सब्जी लेने गए थे, ठीक। तो हम लोग सब्जी लिए, ये जो सब्जी लिया तो 30 रुपया का 1 किलो लिया। उस टाइम फर्म का मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। इसको 30 रुपया में 1 किलो दिया। पूरा बाजार हम लोग घूम के आए, तो उसी सेलर से सब्जी हम भी लिए, हमको 20 रुपया में 1 किलो 100 ग्राम दिया क्योंकि उसको दुकान बंद करके भागना था। तो उस टाइम उसका मोटिव क्या था कि जो है वो बेच के, मतलब अपना सेल्स बेच के बढ़ा के भाग जाए। मेन मोटिव यही था ना कि जितना सब्जी इतनी सुन बचा उसको बेच के, मतलब अपना सेल्स मैक्सिमाइज करके हम घरे भाग जाएं। तो सेल्स मैक्सिमाइज उसका कब हुआ? जब हमको कम दाम में भी सब्जी बेच दिया। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब हुआ? जब इसको महंगा सब्जी बेचा। तो यही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। चलो लिखो, इसमें गोल ऑफ द फर्म में लिखो सेल्स। सेल्स और सप्लाई में नहीं, जितना यूनिट तुम सेल करोगे उतना यूनिट तुम मार्केट में सप्लाई किए। लिख, गोल ऑफ द फर्म में लिखो, इफ द गोल ऑफ द फर्म, और कुछ एग्जांपल था, मेरे को भुला रहे हैं भाई, और कुछ कांड हुआ है हम लोग के साथ रिसेंटली। if the goal of the firm is to maximize sales, if the goal of the firm is to maximize sales, if the goal of the firm is to maximize sales, comma, the firm will produce even at a lower price. The firm will produce even at a lower price. और फुल स्टॉप के बाद लाइन चेंज करके लिखना। If the goal of the firm is to maximize profit, लाइन चेंज करके लिखियो, if the goal of the firm is to maximize profit, if the goal of the firm is to maximize profit, if the goal of the firm is to maximize profit, comma, the firm will only produce at higher price. The firm will only produce at higher
प्राइस। द फर्म विल ओनली प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। चलिए अब लिखिए पीएफ। पीएफ का मतलब होता है, लिखो प्राइसेस ऑफ, पीएफ का मतलब प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पीएफ का मतलब लिखना वे छोटू, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, मान लो कुणाल को एक अपना फॉर्म सेटअप करना है, तो कुणाल को क्या क्या चाहिए? अगर कुणाल को फॉर्म ऑपरेट करना है मार्केट में तो क्या क्या चाहिए? गुड्स तो बाद में है, बहुत बाद में। स्टार्टिंग में क्या चाहिए? कैपिटल। एक आ गया सर आपका कैपिटल, और क्या चाहिए? आ गया सब इसमें मैन पावर, मतलब लेबर, हाँ एम्प्लॉय, लेबर, और मैनेजमेंट, ठीक, और ट्रांसपोर्टेशन। बेसिक्स क्या चाहिए? जब सामान बनाएंगे तब ना ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर हमको अभी मार्केट, स्टोरेज तो ठीक है, और अरे फॉर्मुआ हवा में लगाओगे, लैंड चाहिए ना। चलो वो सब तो तुम्हारा सेकेंडरी यूजेस है। बेसिक्स, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अभी रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल ठीक है ऑपरेट करने के बाद। पहले लैंड पे अपना ज़मीन पे लगा दोगे फॉर्म, कैपिटल वैपिटल आ जाएगा तब तो रॉ मटेरियल मशीन ले आएंगे। और क्या चाहिए? एक और, लैंड, लेबर, कैपिटल, एक और नहीं आए। लास्ट जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद तुम बिजली बिल ले आओ, इलेक्ट्रिसिटी ले आओ, चोरी करो, ई करो, ब्लैक मार्केटिंग करो, जो करना है करो, ट्रांसपोर्टेशन लाओ, जो करना है करो, लेकिन ई चारों के बिना नहीं। ठीक, अब छोड़ू, अगर कहीं से मार्केट में से पैसा उठाते हो, कैपिटल लेते हो, तो इस पे क्या लगता है? इंटरेस्ट, टैक्स लगा है ये, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेबर रखे हो या एम्प्लॉय रखे हो? क्या सैलरी या वेजेस दोगे? लैंड, रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इसको चाहिए छोटू प्रॉफिट में से हिस्सेदारी। एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, एंटरप्रेन्योरशिप का मान लो हम, अगर हमको बिजनेस खोलना है तो मान लो हम आ गए, आशीष सर आ गए, अमन सर आ गए, हम तीनों को बिजनेस खोलना है। बिजनेस आइडिया हम लोग दे दिए, ठीक, हम लोग ओनर्स भी हुए बिजनेस के, और हम लोग साथ साथ ओनर के साथ साथ, तो हम लोग प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। मांगेंगे, आप ही लोग का है, बात बता रहे हैं, ठीक है, जितना कैपिटल लगाओगे उस हिसाब से प्रॉफिट में रेशियो आपको मिल जाएगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या लिखवा है? प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो कैपिटल का प्राइस है वो क्या है? इंटरेस्ट, जो लैंड का प्राइस है वो रेंट, जो लेबर का प्राइस है वो वेजेस या सैलरी, और जो एंटरप्रेन्योर्स का प्राइस है वो प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? कल से अगर हमको रेंट ज़्यादा देना हो, इंटरेस्ट ज़्यादा देना हो, लेबर को वेजेस ज़्यादा देना हो, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना, तो हम सप्लाई क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। और कल से अगर मेरा प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। ये बात कैपिटल बढ़ेगा। देखो कैपिटल पे हम क्या बोले? हम इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट मान लो हम तुम हमसे 10 लाख रुपया ले लिया, ठीक, हम बोले छोड़ू कि 10 लाख रुपया तुम हमसे लिया तो हम तुमसे 20% इंटरेस्ट लेंगे। अब अगर तुम कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम क्या देखोगे कि हमको रिटर्न जो मिलेगा वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तब ना तुमको मुनाफा होगा। अगर तुमको 20% इंटरेस्ट मिलेगा तो तुमको क्या मुनाफा होगा? तो तुम हम ही को दे दोगे इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो तुम सप्लाई तब बढ़ाओगे जब इन्वेस्टमेंट से जो तुमको रिटर्न देना होगा वो रिटर्न तुमको ज़्यादा मिले, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम हो तुम्हारा।
ठीक, बैंक से हम जाके आंख मूंद के लोन ले लिए 20 लाख रुपया कि हमको प्रोडक्शन करना है, 20 लाख रुपया लाओ। अब बैंक बोला कि 20 लाख हम आपको देंगे तो हम आपसे 25% लेंगे इंटरेस्ट। बोले ठीक। अब हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब पता चला इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10% वहां से हमको रिटर्न मिला। उस केस में क्या होगा, हम लॉसे में जाएंगे ना, सप्लाई बढ़ाएंगे। सप्लाई कब बढ़ाते हैं, जब बैंक बोला हम आपसे 25% लेंगे और हमको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल रहा है 40%, तब ना मुनाफा में, तब ना हम आएंगे। जब प्रॉफिट हमको होगा तब तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे ना। चलो लिखो इसमें सिंपल, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा, जितना महंगा लेबर होगा, जितना महंगा लैंड होगा, जितना महंगा कैपिटल होगा, सप्लाई उतना घट जाएगा। और जितना सस्ता मार्केट में आपको लैंड, लेबर, कैपिटल सब मिलेगा, उतना सप्लाई इंक्रीज होगा। लिखो, इफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, if the prices of factor of production increases, if the prices of, अच्छा ऐसे लिखिएगा ना, if the prices of factor of production लिखे ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कहीं तो तुम्हें भुला जाए तो नहीं, हम जानते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। इफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ब्रैकेट में लिखिएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ब्रैकेट बंद कर लो, उसके बाद लिखना इंक्रीजेस। इफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, देन मार्केट सप्लाई विल, क्या होगा कुणाल, मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज। If the prices of factor of production increases, then market supply will decrease, and vice versa. And vice versa. And vice versa. लिख लिया। चलो, T को अभी गोली मारो, T गोली मारो, PR गोली मारो। अब लिखो EX। EX लिखिए लास्ट आज के लिए। EX में लिखो, अच्छा उसमें E का मतलब क्या था, डिमांड वाला में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसमें लिखो E का मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशन। E का मतलब लिखिएगा बिजनेस एक्सपेक्टेशन, मतलब EX का, सॉरी E का मतलब नहीं, X का मतलब EX, बिजनेस एक्सपेक्टेशन। क्या गोल हो गया ये, जो मतलब गोल ऑफ द फर्म और बिजनेस एक्सपेक्टेशन तो एक ही चीज है। कैसे, अभी जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंस बुझा जाएगा रुको। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन, अच्छा देखो मार्केट में हमेशा दो तरह का एक्सपेक्टेशन है, प्राइस वाइज, प्राइस कम वाला एक्सपेक्टेशन को डिमांड में, डिमांड को छोड़ के आओ। ठीक, अब आओ, कभी नाम सुने हो बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट? बुलिश मार्केट करना है क्या? देखा है वेब सीरीज, मस्त है। पहला वाला कल पापा चला रहे थे HDFC वाला स्टॉक वाला, उसमें भी देखे स्कैम। बुलिश और बियरिश, देखो मार्केट या बिजनेस में दो तरह का एक्सपेक्टेशन है, एक बुलिश और एक बियरिश। बुलिश में हम ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि, अब वो स्टॉक मार्केट वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल बात समझो। बुलिश मार्केट वैसे मार्केट को बोलते हैं जिसमें हम ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि आने वाले समय में डिमांड बढ़ जाएगा। और बियरिश एक्सपेक्टेशन वैसा एक्सपेक्टेशन होता है जिसमें हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले समय में मार्केट में डिमांड घट जाएगा। अब बताओ किस मार्केट एक्सपेक्टेशन में सप्लाई बढ़ाओगे और किस मार्केट एक्सपेक्टेशन में सप्लाई घटाओगे? बुलिश में सप्लाई बढ़ा दोगे, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बढ़ेगा, और बियरिश में सप्लाई घटा दोगे, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड हो ही नहीं करेगा तो सप्लाई करके क्या करोगे? लिखो, पहले प्राइस से ना समझाया तो इसमें डिमांड, प्राइस के अलावा भी छोटू बाकी अदर फैक्टर्स है कि नहीं? प्राइस ऊपर है, प्राइस नहीं, डिमांड, डिमांड इंक्रीज होगा। बुलिश मार्केट वैसे मार्केट में वो बोलते हैं जिसमें हम ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, तो जब डिमांड करेंगे तो सप्लाई करेंगे ना।
डिमांड वाला नहीं पढ़ेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ये होगा, डिमांड में पढ़ना चाहिए इतना डिटर्मिनेंट्स। प्राइस के अलावा भी देखो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपका सप्लाई इफेक्ट होता है, एक प्राइस ही थोड़ी है। लिख EX में लिखो, इफ देयर इज अ बुलिश एक्सपेक्टेशन, इफ देयर इज अ बुलिश एक्सपेक्टेशन, if there is a bullish expectation, if there is a bullish expectation, then the market supply will increase, then the market supply will increase, and if there is a bearish expectation, and if there is a bearish expectation, and if there is a bearish expectation, then the market supply will decrease। फिर से बोले स्टार्टिंग से, if there is a bullish expectation, then the market supply will increase, and if there is a bearish expectation, then the market supply will decrease। चलो आज के लिए रहने दो इतना, बाकी 3 फैक्टर्स लॉ ऑफ सप्लाई अगले क्लास में करेंगे। वैसे मोटा मोटी बता देते हैं कि क्या है। जीपी, एपीजीपी वाला नहीं, जीपी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट का 2 तरह का पॉलिसी होता है, एक टैक्स पॉलिसी और एक सब्सिडी पॉलिसी। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर्स पर टैक्स लेगी सप्लाई उतना कम हो जाएगा, मतलब टैक्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई कम होगा। और गवर्नमेंट एक होता है सब्सिडी पॉलिसी, जितना ज़्यादा सब्सिडी आपको देगी उतना सप्लाई बढ़ा दोगे, तो टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम, सब्सिडी बढ़ेगा तो सप्लाई ऊपर। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उतना ज़्यादा सप्लाई होगा, जितना कम टेक्नोलॉजी होगा, पुराना टेक्नोलॉजी होगा उतना कम सप्लाई होगा। अब PR का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब उसमें भी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक, वो अगला क्लास में। सर ये सब फैक्टर एक बार में ही डिसाइड करता है ना सब? हाँ, ये सब फैक्टर्स से ही आपका सप्लाई डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है, बस PX और PR से नहीं, एक टाइम में ये सब फैक्टर्स आता है एक साथ। कोई इक्वेशन भी है जिससे सब निकल जाए? कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन पढ़ना है तुमको ग्रेजुएशन में जब इकोनॉमिक्स लोगे ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, वहाँ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ना है आपको। कैलकुलस। कोई डाउट है आज की क्लास में किसी को, कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं तो अगला क्लास में स्टार्ट किया जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह, 3 गो फैक्टर्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक, चलिए बाय बाय, जय श्री राम।